नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एमपी टेट का नेक्स्ट टॉपिक जो जलवायु विज्ञान हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा वायुदाब की पेटियां एवं पवनें। तो इस क्लास के अंदर हम वायुदाब की पेटियों एवं पवनों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की क्लासों में इंसुलेशन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में केवल हमें वायुदाब की पेटियां क्या है, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो समझना है, और यहां पर किस प्रकार की पवनें हैं और किन पवनों से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द इंटरट्रॉपिकल डोलड्रम इज रीजन ऑफ। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। अंत उष्णकटिबंधीय डोलड्रम का एक क्षेत्र है फ्रंटोलाइसिस, अभिसरण, अंतर ऊष्मणि विचलन क्षेत्र या स्थानीय वायु लोकल विंड। तो सबसे पहला जो डोलड्रम यहां पर क्वेश्चन की बात आती है कि डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम की स्थिति इसमें देखो, एक तो फ्रंटोलाइसिस आंसर नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। डोलड्रम की स्थिति कहां पर बनती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में हम देखेंगे भूमध्य रेखा। तो इसी भूमध्य रेखा पर स्थिति डेवलप होती है हमारी किसकी? डोलड्रम की। और इसी भूमध्य रेखा पर दो तीन चीजें आपको भूमध्य रेखा पर याद रखना है। इसी भूमध्य रेखा पर ITCZ भी आपको मिलता है और इसी भूमध्य रेखा पर आपको डोलड्रम की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसलिए हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये नियरेस्ट क्वेश्चन है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये आंसर भी हो सकता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। और यहां पर जो डोलड्रम की स्थिति कब पैदा होती है? जब यहां से हवाएं, दोनों तरफ की हवाएं यहां से ऊपर उठती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड हो गया और ये साउथ ईस्ट की व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड। तो इस साइड की उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ट्रेड विंड और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जब भूमध्य रेखा पर पहुंचती हैं और भूमध्य रेखा पर दोनों का अभिसरण होता है और अभिसरित होकर ये दोनों ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र का एक डोलड्रम की स्थिति डेवलप करता है जो एक लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। तो ये जो मेन डेवलपमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और साउथ ईस्ट ट्रेड का जो अभिसरण हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और साउथ ईस्ट ट्रेड का जो अभिसरण हुआ है, उन दोनों पवनों के अभिसरण से क्या डेवलप हुआ है? डोलड्रम। और इन्हीं पवनों के अभिसरण क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ। तो इसमें जो ज्यादा बेस्ट आंसर है वो हम बी बॉम्बे लगा सकते हैं। अगर बी बॉम्बे ऑप्शन में नहीं होता तो हम सी पर जा सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें दिया हुआ है अंत उष्णकटिबंधीय डोलड्रम एक अभिसरण क्षेत्र है। विषुवत रेखा पर दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न वायुदाब पेटी होती है। यह पवन में क्षैतिज गति न होने के कारण शांत वायुदाब या डोलड्रम पेटी कहते हैं। इस डोलड्रम की पेटी में दिन समय संबंध धाराएं उठती हैं, परिणाम स्वरूप बिजली की चमक के साथ दोपहर के बाद वर्षा होती है। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हम नॉर्मली जानते हैं कि अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी हमें इसी क्षेत्र में मिलता है और सबसे ज्यादा वर्षा भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। तो हेक्टोपास्कल वायुदाब को मापने की इकाई है और वायुदाब को जब निकाला जाता है वो मिली बार में निकाला जाता है। तो इसको किसमें मापते हैं? हम मिली बार में मापते हैं। और उसको मापने की जो एक इकाई और है वो कौन सी है? हेक्टोपास्कल या मिली बार में भी निकाला जाता है। क्लियर हो गया? और इसको जो मापा जाता है वो आप बैरोमीटर से भी निकाल सकते हैं, बैरोमीटर से इसका मापन कर सकते हैं। यूपी TGT 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ मात्रक दिए हुए, जैसे वायुदाब को हम हेक्टोपास्कल में दिखा सकते हैं, ऊर्जा को जूल में, ओजोन परत की मोटाई को हमने डॉप्सन पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, और सौर विकिरण को हम वाट प्रति वर्ग मीटर में दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा किस प्रकार की पवन से संबंधित है? रोरिंग 40s आर रिलेटेड विच ऑफ द विंड? यूपी TGT 2021 का क्वेश्चन है। तो ये जो गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, सीखता, साठा जैसे नाम हम लोगों ने कई बार सुने होंगे,
इन सारी पवनों का जो संबंध है वो किससे, उसको जरा समझते हैं। ये जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमारी पृथ्वी पर कुछ वायु दाब की पेटियों का निर्माण होता है। जैसे विषुवत रेखा के आसपास जो पेटी बनती है वो एक निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। और इस पेटी के ऊपर, यहां पर इस पेटी के ऊपर जाएंगे, एक पेटी का निर्माण और होता है यहां पर। तो यह बनती है आपकी विषुवत रेखा की पेटी, जिसको कहते हैं विषुवतीय लो प्रेशर बेल्ट, और इसको कहा जाता है उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट। ये भी सेम कहलाएगी सब ट्रॉपिकल, इंग्लिश में बोल देंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां पर हमें यह समझना है कि यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से विषुवतीय निम्न वायु दाब की ओर जो पवनें चलती हैं, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर जो पवनें चलती हैं, उन पवनों को कहा जाता है बेटा यहां पर व्यापारिक पवनें। क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें क्या है? उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवतीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनका जो डायरेक्शन आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। इसके ऊपर हम जाते हैं तो एक प्रेशर बेल्ट हमें और मिलेगा, जहां पर मैं उत्तरी गोलार्ध में दिखा दे रहा हूं, यहां पर भी समझ लेते हैं। तो ये एक हाई प्रेशर का बेटा बेल्ट डेवलप होगा, सॉरी लो प्रेशर का बेल्ट डेवलप होगा, यहां पर भी एक लो प्रेशर बनेगा, दोनों गोलार्धों में सेम होता है। इसको कहा जाता है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहां पर भी क्या होता है बेटा, यहां पर समझना कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर भी हवाएं चलती, तो यहां पर फिर से हवाओं का एक क्षेत्र डेवलप होता है। लेकिन ये हवाएं जो हैं ये व्यापारिक पवनों के बिल्कुल अपोजिट चले। व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अब ये क्यों चलती है उसको भी आगे जाकर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप जब टॉपिक पढ़ते हैं उस समय आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। हमें यहां पर टारगेट करना है ज्यादातर एमसीक्यूज को। तो इन हवाओं को बेटा कहा जाता है पछुआ हवाएं। तो ये हवाएं क्या कहलाती हैं? पछुआ पवनें, क्योंकि ये पश्चिम से चलती हैं तो ये भी क्या कहलाएंगी? पछुआ पवनें। तो एक पवन पछुआ उत्तरी गोलार्ध में चलती है और एक पवन पछुआ दक्षिणी गोलार्ध में चलती। अब यहां पर समझे, पछुआ पवन यहां पर लगभग 40 डिग्री से मतलब 60 डिग्री तक इसका डेवलपमेंट हमें मिलता है। तो 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में इनकी जो तीव्रता है वो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा हो जाती है, जिसका कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हमें ज्यादा मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो 40 डिग्री के बाद महाद्वीपीय जो खंड है, स्थल खंड है, वो हमें कम दिखाई देता। तो जितना ज्यादा पवनों को बैरियर मिलेगा, अवरोध मिलेगा, पवनों की स्पीड उतनी स्लो होगी। जितना कम बैरियर होगा पवनों की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र ज्यादा होने के कारण इन पवनों की स्पीड क्या है? काफी ज्यादा होती है। तो 40 डिग्री पर ये और स्पीड पकड़ लेती हैं, 50 डिग्री पर और ज्यादा, 60 डिग्री पर और ज्यादा। इसलिए 40 डिग्री पर इनको क्या है? गरजता चालीसा कह दिया वो जाता है। तो ये 40 डिग्री पर जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा। जब ये 50 डिग्री पर पहुंचती है तो इनको बोल देते हैं प्रचंड पचासा। और जब ये 60 डिग्री पर पहुंचती है तो इसको कहते हैं चीखता साठा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इनको तो याद रखना कि किन पवनों को नाम से जाना जाता है। तो पछुआ पवने, पहला आंसर आएगा पछुआ पवने। लेकिन कौन सी पछुआ पवनी? ये उत्तरी गोलार्ध की पवने या दक्षिणी गोलार्ध की? तो आपका बेटा आंसर होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को इस तरीके से अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो केवल पछुआ नहीं याद रखना। तो गरजने वाली चालीसा किस प्रकार की पवन से संबंधित है? व्यापारिक पवन। देखो यहां पर लिखा हुआ उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। तो इनका संबंध बेटा किससे हुआ? तो इनका संबंध किससे होगा? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ
पवनों से, जिसका कारण हम समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है, सारा पढ़ लेना इसको एक बार, सारी चीजें लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पछुआ पवन से अधिक संबंधित है? तो पछुआ पवन से क्या संबंधित है? एक तो आपका प्रचंड पचासा संबंधित है, ये तो आंसर आएगा ही आएगा। तो ए तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ, यहां पर ए और यहां पर भी दिया हुआ, ये दोनों तो आंसर नहीं आएंगे। अब बी आएगा या डी आएगा? तो बॉयल्स के नियम से इसका कोई लेना देना नहीं, वाकर संचलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। रॉसबी वेव हमारे पास ऑप्शन बचेगा, तो हम ए और डी ऑप्शन पर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ए और डी। ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट जीआरएफ 2022 में, 20 में और 21 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप सारा स्टडी, ये सब मैंने मैटर इसलिए डाला हुआ है कि आप पीडीएफ से आसानी से इसको पढ़ पाओ। ठीक है, इसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों के लिए डाला हुआ है कि जब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती, आप पीडीएफ को एक बार स्टडी करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित को भूमध्य रेखा से उसके स्थानीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी जीआरएफ 2020 और शिफ्ट सेकंड का सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं, देखो। तो अगर हम पूरी पृथ्वी पर देखें तो हमें यहां से भूमध्य रेखा से इसका पहचानना स्टार्ट करना है। तो ये 0 डिग्री हो गया हमारा भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री की कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा से हम इनको पहचानेंगे कि सबसे पहले क्या मिलेगा। तो हमें याद होगा कि भूमध्य रेखा पर क्या मिलता है, डोलड्रम की स्थिति मिलती है। तो जहां पर ये दोनों उत्तर की व्यापारिक पवन, देखो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड और ये हो गई साउथ ईस्ट की ट्रेड। तो जब नॉर्थ ईस्ट की व्यापारिक पवन और साउथ ईस्ट की व्यापारिक पवन आपस में टकराएगी तो यहीं पर क्या होता है, डोलड्रम की स्थिति डेवलप होती है। तो यहीं पर क्या बनेगा, डोलड्रम बनेगा। तो सबसे पहले डोलड्रम मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड है। तो हमें भूमध्य रेखा से उसके क्रम में जाना है। तो ये उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवनें दी हुई हैं, दक्षिण का नहीं दिया, इसका मतलब ये एक गोलार्ध में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है ये। तो उत्तर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हमें पहले मिलेगा, तो दूसरा नंबर इसका लगाएंगे हम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक यहां पर जो पेटी मिलती है लगभग 30 डिग्री जो पेटी मिलती है, 30 डिग्री की जो पेटी मिलती है, जिसको कहते हैं उपोष्ण, जो उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी है। उच्च वायु दाब की जो पेटी है यहां पर, तो इसी उच्च वायु दाब की पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हमें पहले क्या मिलेगा, अश्व अक्षांश मिलेगा, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड मिलेगा। इस हॉर्स लैटिट्यूड के ऊपर जो पवनें चलती हैं वो आपकी कौन सी है, पछुआ पवनें। तो यहां पर आपको पछुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये मिलेगा, तीसरे नंबर पर ये मिलेगा, चौथे नंबर पर ये मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आना चाहिए सी, ए, और उसके बाद बेटा हम क्या रखेंगे, बी, और बी के बाद रखेंगे डी। तो ढूंढ के बताओ कौन सा आंसर होगा, सी, ए, बी, डी। तो हमें पूरा ऐसा नहीं कि मैं आंसर रट कर आऊं, फटाफट आंसर निकालना, मैं आपके सामने सारे आंसर निकाल रहा हूं, जिससे आप लोग भी प्रयास करें कि हम किस तरीके से इसके आंसर सॉल्व कर सकते। तो आंसर क्या निकल कर आया, सी, ए, बी, डी। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन की अभी हमें जरूरत नहीं, जेट स्ट्रीम को अलग से पढ़ेंगे। गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी से दोगुनी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है कि जेट स्ट्रीम भारत में सर्दी के मौसम में ज्यादा इंपैक्ट करती है, गर्मी में कम करती है। गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, या तो इसको सही करो या फिर इसको। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया तो ये गलत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या है, इसको आप ये याद रख लेना। अभी इतना याद रख लो कि ये ऊपरी वायुमंडलीय, इसके मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा जेट स्ट्रीम के। ये एक प्रकार का ऊपरी वायुमंडलीय संचरण है, मूवमेंट है, और ये आपका लगभग मियांडर के रूप में चलता है और हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, क्षोभ मंडल के आसपास। अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायु दाब की पेटियां होती है। निम्न दाब भूमि क्षेत्र पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। देखो ये तो सही है। तो महासागर पर जो प्रेशर बेल्ट बनता है, जब भी प्रेशर डेवलप होता है तो लैंड की जगह पर कभी भी आप ओशियन या सी के प्रेशर में जाएंगे तो वहां के प्रेशर में क्या है कि स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया।
दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायु दाब की पेटियां होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बेटा यहां पर वायु दाब की पेटियों की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर भी आपको करवाया था। टोटल 7 वायु दाब की पेटियों का निर्माण होता है। टोटल कितनी होती है? वायु दाब की 7 पेटियां बनती हैं। इन पेटियों में 3 जो वायु दाब पेटियां हैं वो ताप जनित होती हैं। 3 वायु दाब पेटियां कैसी होती हैं? ताप जनित। और 4 जो वायु दाब पेटियां हैं, 4 जो वायु दाब पेटियां हैं ये आपकी यांत्रिक पेटियां होती हैं। ये यांत्रिक पेटियां हैं। तो ये पेटियां कहां कहां पर डेवलप होती है, मोटा मोटा अभी आइडिया समझ लेते हैं। 0 डिग्री पर जो पेटी डेवलप होती है लगभग इस क्षेत्र में, तो इस पूरे बेल्ट में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ आप मोटा मोटा राउंड फिगर ले सकते हैं। तो यहां पर जो पूरे का पूरा प्रेशर बेल्ट बनता है ये आपका इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है। विषुवत रेखा निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण होता है। और इसी के ऊपर सेम होता है जो उत्तरी गोलार्ध में बनेगा वही सेम दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा। सेम पेटी यहां पर बनेगी। ये लगभग कर्क रेखा या 30 डिग्री से 40 डिग्री के मोटा मोटा राउंड फिगर याद रख लेना। इसको हम कहते हैं उपोष्ण पेटी। ये क्या कहलाती है? उपोष्ण पेटी। और ये पेटी कैसी होती है? हाई प्रेशर की। और उसके बाद लगभग आप 60 डिग्री पर जाएंगे, तो लगभग आप 60 डिग्री के आसपास जाओगे तो यहां पर उपध्रुवी जो पेटी बनती है, उपध्रुवी जो पेटी है ये बनती है लो प्रेशर। और उसके बाद पोलर पर बनता है हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर। तो एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो यहां पर 60 डिग्री की जो पेटी पूछेगी ये कौन सी पेटी है? तो ये लो प्रेशर की पेटी बनती है। तो 3 पेटियां आपकी कैसी है? ताप जनित है। और 4 पेटियां कैसी है? आपकी यांत्रिक जनित है। तो इसमें जो इक्वाटोरियल पेटी है और इधर से ध्रुवी पेटी और एक दक्षिण की जो हाई प्रेशर की ध्रुवी पेटी है, ये 3 पेटियां बेटा याद रखना कैसी हैं? ताप जनित पेटियां हैं। उपोष्ण पेटी और जो उपध्रुवी पेटी होती है ये कैसी होती है? यांत्रिक पेटी होती है। तो 2 पेटियां ये ऊपर बनती हैं और सेम 2 पेटियां यहां पर बनती हैं। तो ये 2 पेटियां यहां पर बनेंगी और 2 पेटियां यहां पर बनेंगी। तो ये दोनों पेटियां कैसी कहलाती है? यांत्रिक पेटियां कहलाती है। अब ये यांत्रिक कैसे बनती है तो उसकी एक लंबी कहानी होती है। हम धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है। तो जब भी आप थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाएगी आपको तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो दोनों गोलार्धों में 60 से 65 में निम्न वायु दाब की पेटी बनती है और इसको कहते हैं उपध्रुवीय। कौन सी पेटी होती है? उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, जो एक कैसी है? यांत्रिक जनित पेटी है। तो सही आंसर क्या आएगा? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये वाला आंसर सही आएगा। बी, ए, आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है। तो 30 डिग्री के आसपास जो प्रेशर बेल्ट बनेगा उसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन दिया उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ध्रुवीय, भूमध्य रेखी और उपध्रुवी। उपध्रुवी जो है ये लगभग 60 डिग्री पर बनती है, ये 0 डिग्री पर बनेगी, ये आपकी लगभग 90 डिग्री पर बनती है और ये 30 डिग्री पर बनती है। तो सही आंसर क्या होगा? उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी लगभग जो 30 डिग्री पर है उसी को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो इसका कारण यह माना जाता है कि जब जो एशिया के पूर्व और पश्चिम में जो भी उस समय एनिशियंट टाइम पर ट्रेड चलता था उस समय कुछ व्यापारी इन पछुआ हवाओं के मार्ग इन प्रेशर बेल्ट के मार्ग में जब गमन करते थे, जब अपने व्यापार को चलाते थे, वो हॉर्स का ट्रेड किया जाता, यानी कि जो घोड़े थे उनका व्यापार किया जाता था। तो प्रेशर बेल्ट ज्यादा पड़ने के कारण उनका जहाज मूवमेंट नहीं कर पाता था। तो जहाज पर प्रेशर को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को पानी में कुदा दिया जाता था। इस तरीके की कहानियां मिलती है। तो इस कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया? अश्व अक्षांश पड़ गया, घोड़ों के व्यापार से संबंधित है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, ये किस पेटी में बनेगा? तो ये उपोष्ण पेटी में बनेगा। किस पेटी में? उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी में ये डेवलप होगा यहां पर। तो भूमध्य रेखा वाली पेटी यहां पर होगी,
तो भूमध्य रेखा के ऊपर यहां पर जो पेटी डेवलप होती है इस जगह और इस जगह पर, तो ये आपकी कौन सी है, उपोष्ण पेटी है। लगभग 30 डिग्री के आसपास ये डेवलप होगी, तो इसलिए 30 डिग्री अक्षांश हम आंसर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? कितना प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल है, 2018 का क्वेश्चन। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो कोरियोलिस बल क्या है, तो पृथ्वी के एक फेरल्स का नियम आएगा, साइंस में आपको पढ़ाया जाता है फेरल्स लॉ। तो उसी फेरल्स लॉ के आधार पर एक रूल्स निकाला गया था, एक नियम निकाला गया कोरियोलिस के द्वारा, जिसका नाम ही रखा गया कोरियोलिस फोर्स, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति। और ये कोरियोलिस बल सामान्यतः ये कहता है कि कोई भी हवा, कोई भी विंड अगर 0 डिग्री से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी। कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, या दाईं ओर कह सकते हैं, क्लॉकवाइज, या ये दाईं ओर जाएगी। और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो हमेशा अपनी दिशा से एंटी क्लॉक जाएगी, यानी कि बाईं ओर जाएगी। तो इसको हम बाईं ओर बोल सकते हैं, तो ये हमेशा बाईं ओर। जैसे मान लो कि यहां पर कोई विंड इस दिशा में जा रही है तो ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर ये विंड इस दिशा में जा रही तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इसको कहते हैं, तो जब भी कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं विचलित होंगी तो वो घड़ी की दिशा में होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी विचलित होंगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में होंगी। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों ओर पवनों की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब, जहां पर भी देखो, अभी ये कोरियोलिस बल के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरीके से चक्रवात का क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली वो चक्रवात से पूछ रहा है। तो चक्रवात में मान लो कि ये हम इस तरीके से समझो जरा इसको आराम से, तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर भी लो प्रेशर बनेगा, अगर मान लो यहां पर भी लो प्रेशर बनता है और यहां पर भी, तो उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर भी लो प्रेशर बनता है या दक्षिणी गोलार्ध में कहीं पर भी लो प्रेशर बनता है। तो हम हमेशा जानते हैं कि अगर किसी केंद्र में लो प्रेशर बना हुआ है तो हवाएं केंद्र से क्या हो जाएंगी, अंदर की ओर आने का प्रयास करेंगी। तो हवाएं क्या करेंगी, बाहर से केंद्र की ओर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन केवल उत्तरी गोलार्ध पर था, तो हम उत्तरी गोलार्ध को मान लेते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध को टारगेट करते हैं कि ये हो गया हमारा एक सेंटर ऑफ लो प्रेशर। तो यहां पर एक सेंटर ऑफ लो प्रेशर मान लेते हैं, और सेंटर ऑफ लो प्रेशर के चारों तरफ, सेंटर ऑफ लो प्रेशर के चारों ओर क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, एक परिधि बनेगी, सरकमफ्रेंस एरिया बनेगा किसका बेटा, हाई प्रेशर का। तो अगर सेंटर में प्रेशर है तो इसके चारों ओर जो एक आइसो बार की लाइन बनेगी जो उच्च वायु दाब की रेखा कहलाएगी। तो अब हवा हमेशा जो क्या होगी, तो इस उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाएगी। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ये पवन चलेगी, किधर जाएगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। तो हवाएं हमेशा क्या होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। क्लियर हुआ? तो हवाएं हमेशा किधर जाएंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। अब देखो यहां पर अगर हम कोरियोलिस को अप्लाई करें, अगर यहां पर कोरियोलिस बल अप्लाई किया जाए, अगर इसके ऊपर कोरियोलिस बल लगाया जाए, और ये हम जानते हैं कि अगर ये उत्तरी गोलार्ध हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर कोरियोलिस बल किस तरीके से काम करेगा, क्लॉकवाइज चीजों को घुमाएगा, या फिर आप सीधा सीधा दाईं और याद रख लेना ये अपने राइट हैंड पर चीजों को घुमाएगा। तो अगर ये पवन इस तरीके से जा रही है तो इसको अगर अपने अंदर जाना है तो ये किस तरीके से घूमेगी, तो ये घड़ी की दिशा में जाने का प्रयास करेगी। यानी कि अगर ये इस तरफ जा रही है तो इसका राइट हैंड, आप राइट यहां से निकाल सकते हो, तो ये अपने राइट हैंड से जाएगी। तो ये सब जगह राइट हैंड बनेगा, तो ये सब तरफ क्या बन गया, राइट हैंड। तो ये जो विंड है यहां से सीधी ना जाकर ये इस तरीके से अंदर जाएगी, इस तरफ से। तो यहां से देखेंगे एक यहां पर चक्रीय गति पैदा हो जाती है, तो ये इस तरीके का चक्र बनेगा। अब आप देखेंगे ये चक्र कैसे बन रहा है, तो चक्र कैसा घूम रहा है, उल्टा। तो यहां पर जो एक तरीके से चक्रवात है वो चक्रवात कैसा बनेगा, एंटी क्लॉक बनेगा। तो यहां पर क्लॉक को भी ध्यान मत देना, आप तो याद रखो दाईं ओर मुड़ने के कारण चक्रवात की दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। लेकिन ये चक्रवात पर अभी क्वेश्चन नहीं था, अभी सिर्फ इसने ये पूछा था उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा होती है, घड़ी की सुइयों के अनुरूप, घड़ी की सुइयों के विपरीत, समदाब रेखाओं के लंबवत, ये तो नहीं आएगा।
अब घड़ी की सुइयों के अनुरूप चलेगी या घड़ी की सुइयों के एंटी क्लॉक। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो चक्र है ये इस तरीके से चल रहा है एंटी क्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? बी बॉम्बे इसका सही आंसर आएगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? तो घड़ियों के विपरीत चलेगा तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा तो आप लोग बना के देखना ये क्लॉकवाइज बनेगा। तो देखो कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर काम करता है। और इसी कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो आप केवल ये दाईं और बाईं के कारण याद रखना। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश वायुदाब पेटियों के खिसकाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है? विच नेचुरल रीजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर? 1995 काफी पुराना क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, पश्चिमी, असमुद्रीय। तो सही आंसर इसका क्या निकल कर आएगा? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है जो क्या है सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित होती है। तो वायु दाब की पेटियों के प्रभाव से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो कौन सी जलवायु होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जलवायु का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में, वहां पर आपको आ जाएगा। ये महाद्वीपों के जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली जलवायु है। जब हम पूरे के पूरे विश्व के 11 जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो उन सवाना स्टेपी वगैरह आपने नाम सुने होंगे, चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश, तो उस टॉपिक के अंदर ये आपको पूरा डिटेल से समझ में आएगा। तो अभी केवल इतना याद रख लो। प्राचीन नाविकों ने पछुआ पवन को भयंकर पिचासा क्यों कहा था? पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती, 40 से 60 दक्षिण अक्षांश के बीच में प्रबल होती, व्यापारिक पवनों की तुलना में दोनों अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवी निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो नाविकों के द्वारा इसको कहने का रीजन क्या है? तो स्टेटमेंट लगभग आप देखेंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भयंकर पिचासा का मतलब क्या है। तो हम ये जानते हैं कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा के दक्षिण में लगभग 50 डिग्री के आसपास, लगभग 50 डिग्री के आसपास जो पछुआ पवनें चल रही हैं, जो पछुआ पवनें चलती हैं, इन्हीं पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? भयंकर पचासा या गरजता चालीसा या चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो ये इस तरीके, देखो इनका डायरेक्शन देखो, पहले आप डायरेक्शन समझो कि ये पवन इस तरीके से जा रही है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम से तो नहीं आएंगी। 40 से 60 दक्षिण अक्षांश के बीच में प्रबल होती, ये आंसर हो सकता है। व्यापारिक पवनों की तुलना में दोनों गोलार्धों में अधिक शक्तिशाली होती हैं। बेटा हमने ये पढ़ा था, मैंने ये आपको बताया है कि ये दोनों गोलार्धों की पवनों को नहीं, केवल ये शब्द दक्षिणी गोलार्ध की पवनों के लिए यूज किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो ये यहां पर आप देखेंगे कि जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा का, इसके ऊपर जो 30 डिग्री पर एक प्रेशर बेल्ट बनेगा, लगभग 60 डिग्री पर प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो इसी प्रेशर बेल्ट के बीच में ये पछुआ पवनें चलती है। ये पछुआ पवनें किधर चलती है? तो ये आपका उपोष्ण बेल्ट हो गया और ये उपध्रुवीय बेल्ट हो गया। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवी निम्न वायु दाब की ओर चलती है। लेकिन सही आंसर अब या तो हमारे पास बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो क्या सही आंसर आएगा? जल्दी बताएं फटाफट। तो अब ये चलती है, तो इन्होंने कहा कि भयंकर पचासा क्यों कहा है? तो वो डिग्री के कारण सबसे बड़ा जहां पर जो फॉर्मेट आता है कि इनको 40 डिग्री और 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में नाम दिए जाते हैं। तो बी आंसर हमारा ज्यादा बेस्ट होगा, डी भी लगा सकते थे।
अगला क्वेश्चन क्या, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियों के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी के संबंध में आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। इसके निर्माण में तो देखो पहली चीज है कि उपोष्ण उच्च वायु दाब की जो पेटी है ये एक यांत्रिक पेटी है, या इसको गतिक पेटी भी बोल सकते हैं। इसके निर्माण में तापमान की भूमिका है, बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर उच्चतल से निम्न दाब होता है, लो प्रेशर डेवलप एलॉप्ट। तो ये उच्च वायु दाब की पेटी है, तो इसके ऊपर उच्चतल निम्न वायु दाब, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है अभी। ये गति जनित पेटी है, ये सही है। इन्हें अश्वक्षांश कहा जाता है। तो इसी पेटी को 30 डिग्री पर यही जो पेटी बनती है इसको अश्वक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके निर्माण में तापमान की भूमिका नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है ए। इसके ऊपर निम्न दाब होता, तो अगर ये हाई प्रेशर का बेल्ट है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन पहला तो उपोष्ण कटबंधी जो पेटी है ये ताप जनित पेटी नहीं बल्कि गति जनित पेटी है, यानी कि एक डायनेमिक बेल्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना इसको एक बार पूरे का पूरा पीडीएफ से। वायु अपवाह से अभिप्राय है ठंडे गर्म स्थान की ओर वायु दाब का क्षैतिज गति, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर क्षैतिज गति, चक्रवात के केंद्र से वायु का, तो ऐसा नहीं होगा, ढाल के सारे, ये सही आंसर होगा। ढाल के सारे ठंडी वायु की नीचे घाटी की ओर गति। तो जब ढाल के सारे ठंडी वायु घाटी की ओर नीचे उतरने लगती है तो उसी को एयर ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है जब पानी ऊपर पर्वत घाटियों से नीचे उतरता, उसी के लिए ड्रेनेज टर्म यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार से हवा जब पर्वत की ढाल से नीचे उतरती है तो उसके लिए भी हम ड्रेनेज शब्द का यूज करते हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है, कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी चलती हैं। वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं बहुत पास होती हैं। तो पहले तो यही समझ लें कि ये वायुदाब प्रवणता होती क्या है। तो पहले हमें यह क्लियर करना होगा कि वायुदाब प्रवणता बल या वायुदाब प्रवणता बल क्या है। तो सिंपल इसको इस तरीके से समझ लो कि अगर ये मान लो कोई ए क्षेत्र है और ये कोई बी क्षेत्र है, तो इस ए क्षेत्र के अंदर इसमें अगर हाई प्रेशर और यहां पर क्या एक लो प्रेशर, तो इसी प्रेशर डिफरेंस को क्या बोला जाता है, वायु दाब प्रवणता के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो प्रेशर बेल्ट या दो स्थानों के मध्य वायु दाब के अंतर को, तो दो स्थानों के मध्य वायु दाब के अंतर को वायु दाब प्रवणता के नाम से जाना जाता है। अब ये बल जितना, अगर मान लो कि मैं तीन कंडीशन देखो आपको यहां दिखा रहा हूं। अगर ये प्रेशर मान लो कि एक नॉर्मल कंडीशन है कि यहां पर आपका 80 मिलीबार का प्रेशर है और एक जगह प्रेशर है आपका मान लो 30 मिलीबार का। क्लियर, एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। तो 30 और 80 को, इसको हम हाई प्रेशर में काउंट करते हैं, इसको हम लो प्रेशर में काउंट करते हैं। तो हवा किधर जाएगी, हमेशा हवा इस 80 के हाई प्रेशर से 30 के लो प्रेशर की ओर तरफ जाएगी। तो ये दोनों तरफ के बलों को क्या बोलेंगे, वायुदाब प्रवणता। तो वायु किधर जाएगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाएगी। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गया। अगर इसके प्रेशर को बढ़ाकर मान लो ये 150 मिलीबार कर दिया जाए और इधर का प्रेशर अगर आपका 30 मिलीबार रहे, तो आप देखेंगे प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर इसी प्रेशर को बढ़ाकर यहां पर 50 मिलीबार कर दिया जाए और ये आपका 30 मिलीबार ही रहे, तो यहां पर आप देखेंगे प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब है कि ये, इसको कहते हैं वायु दाब प्रवणता बल का मजबूत होना। ये मजबूत होगा तो हवा जो है वो काफी स्पीड बढ़ जाएगी हवा की, और यहां पर गति क्या हो जाएगी, धीमी, और यहां पर क्या रहेगी, सामान्य। तो किसी भी हवा की स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है, जितना वायु दाब का अंतर होगा। जितना वायु दाब का अंतर होगा उतना ज्यादा वायु दाब प्रवणता बल स्ट्रॉन्ग माना जाता है, यानी कि सकारात्मक या पॉजिटिव माना जाता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 150 और 30 के बीच में 120 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर डिफरेंस केवल 20 का बचा हुआ तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नेगेटिव होगा, यानी कि वीक हो जाएगा।
तो किस स्थिति में, तो किसी भी हवा के चलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारक होता है वो होता है वायु दाब प्रवणता बल। अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तो इसका मतलब है दोनों इस स्थान और इस स्थान के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो बिल्कुल नाम मात्र का हो चुका है या इक्वल हो चुका है, इस कारण हवा में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसमें क्या लिखा, वायु दाब प्रवणता कम होती है जब पहला क्या है, कम वायु दाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी चलती, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो जहां पर भी वायु दाब प्रवणता बल कम होगा, तो जहां पर भी वायु दाब प्रवणता बल कम हो जाएगा वहां पर पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, स्पीड। तो वहां पर पवनों की स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां पर यह प्रेशर बेल्ट मजबूत होगा वहां पर पवनों की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला दिया हुआ है, वायु दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं बहुत पास होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वायु समदाब रेखाएं जितनी दूर होंगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और जितना कम होगा उतनी ज्यादा ये दूर हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा हो रहा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसमें सही आंसर आएगा ए सही है और आर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सी आंसर हम लगा सकते हैं यहां पर। तो सी इसका सही आंसर 2021 का क्वेश्चन है। देखो, किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। ये प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। अधिक दाब प्रवणता के पास स्थित समदाब रेखाओं द्वारा तथा कम दाब प्रवणता दूर दूर स्थित समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होती है। तो यहां पर क्या लिखा है, अधिक दाब प्रवणता पास पास स्थिति। तो जितनी ये पास होंगी वायु दाब की रेखाएं उतना ज्यादा क्या माना जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। और जितनी ये दूर होंगी उतना ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमारा ये क्या था, और इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आता है कि इसी वायु दाब प्रवणता बल को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है, क्योंकि वायु दाब प्रवणता बल को मापा जाता है। तो किसी भी चीज का जब हम प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर किससे निकाला जाता है, बैरोमीटर से। इसलिए इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। बैरोमेट्रिक ढाल क्यों कहा जाता है, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये मैंने एक प्रेशर बेल्ट का एरिया बनाया मैंने, और ये मान लो आपका 100 मिली बार है, और यहां पर मैं एक प्रेशर बेल्ट बना रहा हूं जो केवल 20 मिली बार है। कितना है, 20 मिली बार। तो इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, तो यानी कि ये एक हाई प्रेशर का बेल्ट हो गया और ये एक लो प्रेशर। अब देखोगे यहां पर जो स्लोप बनेगा हमारा, वो स्लोप इस तरीके से बनेगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो इसी को हम इस स्लोप बोलते हैं, और इसी स्लोप को क्या बोला जाता है, बैरोमेट्रिक ढाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैरोमेट्रिक ढाल के नाम से जानो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरोमेट्रिक ढाल क्या होता है, समझ में आ गया। क्योंकि बैरोमीटर से प्रेशर निकालते थे इसलिए इसको, तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट और ये हो जाएगा लोअर प्रेशर बेल्ट। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी क्या है, आपका पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर ये दोनों पिलर बराबर हो गए, तो दोनों पिलर अगर बराबर हो गए, ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, तो हवा किसी भी दिशा में गमन नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राजस्थान टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ये स्टेटमेंट सही होगा। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह भी सही हो सकता है। फेरेल्स के नियम के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में, देखो कोरियोलिस बल और फेरेल्स का लॉ एक जैसे ही काम करता है, बस अंतर क्या है कि जब हम इसकी कैलकुलेशन गणित के आंकड़ों के आधार पर करते हैं तो फिर उसको फेरेल्स के लॉ में पढ़ते हैं, और जब हम सामान्यतः दायां बायां करके पढ़ लेंगे तो वो केवल आपका कोरियोलिस बल कहलाता। तो रूल्स वही है कि हमने अभी वही रूल्स पढ़ा कि जब भी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में काम करेगा तो ये हमेशा क्लॉकवाइज करेगा और ये हमेशा एंटी क्लॉक करेगा, ये हमेशा एंटी क्लॉक करेगा। ये हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से घूमेगा और ये इस तरीके से घूमेगा, यानी कि आप इसको दाईं और या इसको बाईं और बोल सकते हैं। तो इसको आप हमेशा दाईं और, इसको हमेशा क्या बोल सकते हो, आप बाईं और बोल सकते हो। कोरियोलिस बल के घूर्णन का परिणाम है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरेल्स के उत्तरी गोलार्ध में ये अपन गमन मार्ग से बाईं और विक्षेपित होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर नहीं बल्कि किधर होता है, यहां पर ये गलत है, ये दाईं ओर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। लेकिन सी स्टेटमेंट हमें देखना है कि सी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें पता है कि कौन सा सही नहीं है। तो सी स्टेटमेंट हमारा ज्यादा गलत है, तो हम सी आंसर लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है समान वायु दाब को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोथर्म, आइसोबार। तो क्या बोला जाता है? आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार के नाम से जाना जाता है। यह भी 2018 का क्वेश्चन है। तो समान दाब, तो देखो यहां लिखा हुआ है, तो समान वायु दाब मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार बोलते हैं। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को आइसोहेलाइन के या समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। वर्षा की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइड कहा जाता है और समान तापमान वाले को आइसोथर्म कहा जाता है। तो समझ में आ गया? तो सूर्य ताप और तापमान दोनों अलग होता है। सूर्य ताप होता है इंसोलेशन और तापमान होता है टेम्परेचर। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से बिहार और दिल्ली से पटना की ओर चलती है। तो ये लोकल विंड का क्वेश्चन आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपको पूरे विश्व की लोकल विंड्स पढ़ाऊंगा। तो अभी इसके लिए आप लू आंसर लगा ले। मैंगो शेवर, ईस्टर्लीज, नार्वेस्टर, ये हम क्या है, भारत में जो प्री मानसून पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसको काल वैसाखी, मैंगो शॉवर या नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो साउथ इंडिया में जब प्री मानसून आता है तो वहां के ये अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कहां पर, किसको कहते हैं, आप पढ़ लेना एक बार। ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो पहला ही सही है, नहीं इंट्रा है, ये नहीं होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बी सही आएगा। तो इंट्रा नहीं होता, इंटर ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, इंट्रा नहीं कहलाएगा। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। और ये ITCZ कहां पर डेवलप होता है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ITCZ कहां पर है। तो ये हमेशा विषुवत रेखा पर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, यहाँ की नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और यहाँ की साउथ ईस्ट ट्रेड जब दोनों आपस में टकराती, यानी कि इन दोनों का जब अभिसरण होता है, इन दोनों का जब अभिसरण होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की दोनों पवनें आपस में आकर क्या है, अभिसरण करती हैं। और ये हमेशा यहां पर क्या होता है, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से कन्वेक्शनल करंट उठती है। तो इस कारण ये एक अभिसरण का मतलब एक लंबवत रूप से ऊपर की ओर हवाएं भी चलती हैं। तो यहीं पर क्या होता है आपका हाई टेम्परेचर। तो हमेशा आपको जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो जब भी आपको पूछा जाए कि ITCZ हमें कहां पर मिलेगा, तो ITCZ का मेन घर याद रखना, वो हमेशा भूमध्य रेखा पर मिलेगा। जब भी आपको ITCZ को ढूंढने के लिए एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर लगाना कि ये भूमध्य रेखा पर मिलेगा, जब भी पूछा जाए। और इसकी 2 डेट कम से कम याद रखना, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ये 2 डेट तो फिक्स याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में ये कब मिलेगा, यानी कि कर्क रेखा पर कब मिलेगा, तो 21 जून को ये कर्क रेखा पर मिलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर पर कब मिलेगा, तो ये 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर मिलेगा। यानी कि विषुवत रेखा से जब ये उत्तर की ओर जाता है, यानी कि जब इसका उत्तरायण होता है 21 मार्च के बाद, जब 21 मार्च के बाद उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकता है। और जब ये 23 सितंबर के बाद, जो 23 सितंबर के बाद इसका दक्षिणायन होता है, तो उस समय ये ITCZ दक्षिण की ओर खिसकेगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ITCZ। तो ज्यादातर ये हमें कहां मिलेगा, ये हमें हमेशा विषुवत रेखा पर मिलेगा। जब उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, जब दक्षिणायन होगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, कर्क और मकर रेखा पर। ITCZ के बारे में क्या सही है, ये उच्च वायु दाब कटिबंध है, तो यह नहीं है, अक्ष अक्षांश पर नहीं आएगा। यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है, पछुआ पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। तो ये व्यापारिक पवनों से संबंधित हो सकता है, क्योंकि इट इज द रीजन ऑफ ट्रेड विंड कन्वर्जेंस। ठीक है, रूपांतरण की जगह आप हिंदी में देखेंगे तो कन्वर्जेंस के लिए अभिसरण लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दोनों गोलार्ध की जब हवाएं आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी कि उत्तर साउथ ईस्ट व्यापारिक पवन, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जब भूमध्य रेखा पर आकर एक दूसरे से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, उसी को ITCZ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सी आंसर सही आ जाएगा। अगला क्या है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन किसकी विशेषता है?
तो हवाओं में जो मौसमी परिवर्तन आ रहा है वो किसकी विशेषता है? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा सही इसका? जल्दी बताएं फटाफट। तो ये भारत के भूगोल की अगर हम देखेंगे, ये देखो, ये सबसे अच्छा आपको भारत में समझ में आता है। जो मानसून शब्द है, इस मानसून का मतलब क्या होता है? ऋतु में जब भी परिवर्तन होगा, ऋतु में जब भी परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन के साथ जो वायु है या पवन है, पवन की दिशा में भी क्या होता है? परिवर्तन। तो अगर पवन की दिशा में भी परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून शब्द से देखा जाता है। तो ये केवल मानसूनी जलवायु की विशेषता मिलती, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो गर्मी में क्या होता है? भारत में यहां पर गर्मी ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? कम टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो हवा हमेशा किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये गर्मी के मौसम में होता है। सर्दी में बेटा क्या होगा? सर्दी में अगर हम भारत में देखेंगे तो हमारे भारत में क्या होता है? गर्मी कम हो जाती, लो टेम्परेचर हो जाता है, लो टेम्परेचर में क्या बन जाता है? हाई प्रेशर। और दक्षिणी गोलार्ध हिंद महासागर में क्या होने लगता है? हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर से क्या डेवलप होता है? लो प्रेशर। और हवा क्या करती? इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आप देखेंगे गर्मी में जो हवा है वो समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, और सर्दी में जो हवा है, सर्दी में जो हवा विंटर में, वो स्थल से समुद्र की ओर जा रही। तो ऐसी ही जलवायु वाली विशेषता को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है, जहां पर पवनों का निवर्तन हमें देखने को मिलता है, यानी पवनें एक दिशा में जाएंगी और ऋतु परिवर्तन के साथ जब वायु अपनी दिशा में परिवर्तन करते, ऐसी जलवायु वाली विशेषता को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो भारत के लिए सबसे पहले यूज किया गया था। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो मानसूनी जलवायु का एग्जाम्पल मिलता है वो हमारे प्यारे भारत देश में ही देखने को मिलता है। क्लियर? तो मौसम में जब भी परिवर्तन आएगा तो वो केवल मानसूनी जलवायु में ही हो सकता है। इसलिए एमपी असिस्टेंट 2018 का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला देखें, रीड द स्टेटमेंट। जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि जो हवा है हमेशा, अभी हम पढ़े थे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से किधर जाती है? लो प्रेशर की ओर ही जाती है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या दिया? जितना दाब कम होगा वायु बाधाएं उतनी ज्यादा होंगी। तो देखो प्रेशर डिफरेंस, अगर यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर, और ये अगर 100 मिली बार है और अगर यहां पर 20 मिली बार है, तो ये पवन बहुत स्पीड से चलेगा। अगर यहां पर भी हम 50 मिली बार करते हैं और इधर ऑलरेडी 20 मिली बार है, तो ये हवा क्या होगी? तो देखो जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा हवा की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, यानी कि अवरोध उतना ज्यादा काम करेगा। तो किसी भी हवा की स्पीड इस चीज पर डिपेंड करती है कि दो क्षेत्रों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा, यानी कि वायु दाब प्रवणता बल कितना ज्यादा मजबूत है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वायु दाब प्रवणता बल उतना ज्यादा मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा क्या है? बाईं ओर मुड़ती है। तो ये नियम किसका है? ये फेरल का नियम है, या इसको कोरियोलिस बल भी कह सकते हो। तो ये फेरल का नियम काम करता है, दाईं और बाईं ओर। ये भी एमपी असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन है। उष्ण, उप उष्ण, उच्च वायु दबाव पेटी और उपध्रुवी निम्न दबाव पेटी के बीच परिसंचरण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये यहां पर जो याद रखना कि ये जो पूरे का पूरा क्वेश्चन है ये आपका बेटा डिपेंड करेगा वायु दाब की पेटियों के ऊपर। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप इसको जब भी टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग उस समय इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो अभी मोटा मोटा देखो समझ ले रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रेशर बेल्ट दिखा रहा हूं।
तो ये 1 2 3 4 प्रेशर बेल्ट हो गए, 5 6 और 7। ये लगभग इतना अभी समझ लो कि ये 0 डिग्री के पास बनेगा, ये 30 डिग्री के पास, ये 60 डिग्री के पास और ये 90 डिग्री पर। ये 30 डिग्री ये साउथ में आ जाएगा, ये नॉर्थ में चला जाएगा। तो जो याद रखना नॉर्थ में हम बनाएंगे वही सेम स्ट्रक्चर कहां होता है, साउथ में होता है। तो इनके नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है, इस वाले बेल्ट, ये जो बेल्ट बनता है इसको उपध्रुवी इसको बोलते हैं विषुवतीय लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय लो प्रेशर और इसको बोलते हैं ध्रुवीय हाई प्रेशर। यानी कि ये हो जाएगा आपका पोलर हाई प्रेशर, ये आपका सब पोलर, मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं, लो प्रेशर, और इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो ये टोटल बेटा आपके क्या कहलाते हैं, 7 प्रेशर बेल्ट कहलाते हैं। अगर इन प्रेशर बेल्ट को इस तरीके से सजाया जाए, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं, ये 90 डिग्री उत्तर का क्षेत्र हो गया और ये 90 डिग्री साउथ का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और बीच में आ जाती है आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, यहां पर हम रख लेते हैं 30 और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री का क्षेत्र और ये 60 डिग्री का क्षेत्र, ये पूरा साउथ का सेक्शन हो गया। और ये सेम आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री का क्षेत्र होता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में डिमांड, दोनों वायुदाब के पेटे उपध्रुवी के बीच के परिसंचरण को क्या कहा जाता है। तो यहां पर हवाओं से क्वेश्चन नहीं है, यहां पर सेल पूछेंगे, इसलिए मैं यहां पर सेल बताने की प्रयास कर रहा हूं। अब ये सेल डेवलप कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो विषुवत रेखा से हवा, देखो यहां पर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हवा गर्म होगी तो संवहनी तरंगें यानी कि कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी, तो हवाएं यहां से ऊपर जाएंगी। और ये 90 डिग्री है, यहां पर हमेशा रहेगा लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर से भी कन्वेक्शनल करंट उठेंगे, लेकिन ये ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा में जो कन्वेक्शनल करंट है वो नीचे की ओर आती है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, तो यहां पर हवाएं क्या आएंगी बेटा, नीचे की ओर जाएंगी। तो किसी भी स्थान पर जब हवा ऊपर उठती है तो वो लो प्रेशर बनाती है, और किसी भी स्थान पर जब हवा नीचे आएगी तो वो वायुदाब बनाएगी, तो यहां पर हाई प्रेशर। इसलिए ये जो तीनों बेल्ट हैं, ये बेल्ट, इस बेल्ट और इस बेल्ट की बात करें तो 0 डिग्री पर विषुवत पेटी और 30 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण पर ध्रुवी पेटी, ये तीनों की तीनों ताप जनित पेटियां हैं। यानी कि जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर हमेशा लो प्रेशर बनता है, इस सिद्धांत का फॉलो करते हैं। ये सिद्धांत काम करता है, जहां पर भी हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा, इस सिद्धांत का ये पूरी तरीके से अनुसरण करती है। लेकिन ये जो बाकी की पेटियां हैं ये इसका अनुसरण नहीं करती। उसका कारण क्या, जब ये हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद हवा क्षोभ सीमा तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगी, ये ऊपर, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्षोभ सीमा तक जाएगी। क्षोभ सीमा को तो पार करेगी नहीं, ग्रेविटी इनको क्या करेगी, फिर से नीचे की ओर खींचेगी। तो जब ग्रेविटी इनको नीचे की ओर खींचेगी तो कहीं ना कहीं तो ये नीचे उतरेंगी, और ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरती है। तो यहां से कितने पर उतरेंगे, अब आप कहेंगे सर 30 पर ही क्यों उतरती है बेटा, 40 पर उतार दूंगा, तो फिर आप कहेंगे सर 40 पर तो उतरती है। तो जो हवा ऊपर उठी है सेम जगह पर तो नीचे ही नहीं आएगी, अर्थ की ग्रेविटी कहीं ना कहीं नीचे खींचेगी। तो 30 डिग्री से उठने वाली हवा पहले विचलित होगी फिर नीचे उतरेगी, तो यह दुर्भाग्य से कहां उतर गई, 30 डिग्री अक्षांश पर उतर गई। तो जैसे ये नीचे उतरेगी तो वैसे तो यहां पर क्या है, वैसे तो हम देखेंगे यहां पर हाई टेम्परेचर है, यहां पर भी 30 डिग्री, यानी कि ये कर्क और मकर रेखा का क्षेत्र हाई टेम्परेचर, और इसी हाई टेम्परेचर में क्या डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर। क्योंकि प्रेशर यहां पर जो डेवलप हो रहा है वो हवा के नीचे उतरने के कारण हो रहा है। अब जो हवा नीचे उतरी है तो वो इस दिशा, यहां से दोनों तरफ विचलित होगी, कुछ हवा इस दिशा में चली जाएगी, कुछ हवा यहां से इस दिशा में चली जाएगी, ये हवा भी इधर आएगी इस तरफ और यहां से इस तरफ। अब जो हवा यहां से उतरकर नीचे आई है तो ये फिर से ऊपर उठेगी और फिर से इस तरह। तो यहां पर देखेंगे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी देखेंगे एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 0 डिग्री के विषुवत रेखा के इस तरफ भी सेल हो रही, इस तरफ भी। तो यहां पर जो सेल बन रहा है इसी को हेडली सेल बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी खोज हेडली ने की थी तो इसका नाम क्या हो गया, हेडली सेल। अब सोचो जो हवा यहां से नीचे उतरी है
अब ध्रुव से इधर तो नहीं जाएगी या ध्रुव से अंदर की ओर जाएगी। अब 60 डिग्री पर लो टेम्परेचर होता है, लेकिन ये दोनों हवाएं टकराएंगी जब आपस में, तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां पर फिर से लो प्रेशर। तो लो टेम्परेचर में क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर। और सेम कहानी आपकी बेटा यहां पर होगी, ये हवा भी इधर आएगी और टकराकर ऊपर उठेगी। तो यहां पर भी लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर में लो प्रेशर। तो आप देखेंगे लो टेम्परेचर में लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर। तो ये इसलिए ये चारों जो पेटियां हैं इनको यांत्रिक पेटियां कहा जाता है, यानी कि यहां गति जनित पेटियां कहते हैं। इनको ताप जनित पेटियां नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तापमान के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं करती हैं। ये वर्क किसके अकॉर्डिंग करती है, ये वर्क हवा के ऊपर उठने या नीचे आने के कारण कर रही, तो ये अलग सिद्धांत को फॉलो करती है। तो अब देखो क्या होगा, जो हवा ऊपर उठी तो ये इस तरफ आएगी, इधर की हवा इस तरफ आएगी, यहां से हवा फिर नीचे उतरेगी साथ में, और नीचे उतरने के बाद फिर इस तरफ मुड़ जाएगी, यहां की हवा इस तरीके से। तो यहां से जो हवा ऊपर उठी है ये यहां से जाएगी, सॉरी ये हवा इस तरफ नीचे उतर जाएगी। तो दोनों तरफ आप देखेंगे हवा नीचे की ओर जा रही, तो ये फिर से एक सेल बनेगा। तो एक सेल आपका यहां पर बनेगा हेडली सेल, एक विषुवत रेखा पर हेडली सेल, और जो हवा यहां से गई है तो ये भी हवा विचलित होकर नीचे उतरेगी और ये भी विचलित होकर नीचे उतरेगी। तो ये हवा के नीचे आने के कार्य होगा और ये ऊपर जाने का। तो यहां पर जो सेल बनेगा उसको फेरल सेल और इसको पोलर सेल कहा जाता है, यानी कि ध्रुवीय पेटी कहा जाता है। तो ये भी फेरल ने खोज की थी, तो इस साइड भी फेरल और इस साइड भी पोलर, यानी कि ध्रुवीय पेटी बनेगी। तो ये 3 सेल बनते हैं, 2 विषुवत रेखा पर बनेंगे हेडली सेल, एक फेरल सेल। तो ये किसके बीच में, क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी। तो ये दोनों पेटियां कहां पर है, यहां पर। तो उपोष्ण उच्च वायु मतलब ये 30 और 60 के बीच में कौन सा सेल डेवलप हो रहा है उसको पूछा जा रहा है। तो ये 30 और 60 के बीच में, तो ये 30 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री के बीच में फेरल सेल का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए बेटा सही आंसर क्या आएगा हमारा, फेरल सेल आ जाएगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, फेरल सेल। ये सेल इतना आसान नहीं है, तो इस पूरे विंड के टॉपिक में जो सबसे कठिन टॉपिक होता है वो इन सेल को ही समझना होता है। तो सेल के लिए आपको पूरी बेटा एक बार आप लोग क्लास पढ़ो, उस क्लास में इस सेल को समझने का प्रयास करो। कि मैं 2 मिनट के अंदर में आपको सेल नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो सेल के लिए आपको सेल का पूरा क्लास कवर करना होगा, तब आप इसका क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड थी वो आपकी पूरी कर दी। तो किस टॉपिक में सबसे टफ सेल समझना ही होता है, तो इतना आसान नहीं कि हम बहुत जल्दी कर लें। कुछ क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनें कहा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसाइड द प्लेनेटरी विंड। अश्वक्षांश, मानसूनी पवनें, गरजता चालीसा। तो मानसूनी पवनों को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेनेटरी विंड बोल सकते हैं। ये सब क्या है, तो 26 में गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार क्या होगा सही इसका आंसर। मानसूनी ही आ रहा है, ठीक है मानसूनी ही कह रहे हैं, तो मानसूनी ही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये अश्वक्षांश, गरजता चालीसा, चीखता साठा, ये सब क्या है, प्लेनेटरी विंड्स के पार्ट नहीं है, ये सब उनको दिए गए नाम है। यही सही है। तो यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा सही नहीं। यह समताप मंडल में गति करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, घुमावदार चलता है 300 किलोमीटर। तो पहली चीज याद रखना, ये हमेशा इस तरीके से चलती है, दिशा इनकी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और ये हमेशा क्षोभ सीमा के पास में चलती है। तो ये हमेशा क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल में चलती हैं। तो समताप मंडल में ये नहीं चलेंगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी के सारे आंसर इसके सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल ट्रॉपिकल कैंसर कहा जाता है। तो लगभग 25 डिग्री नॉर्थ को, 25 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जाना जाता है, तो यानी कि कर्क रेखा से आप देखेंगे तो कर्क रेखा पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको कर्क प्रशांत मंडल के नाम से जाना जाता है। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो पूरे विश्व में अगर हम मरुस्थलों के वर्गीकरण की बात करेंगे, तो पूरे मरुस्थलों के वर्गीकरण के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि ये महाद्वीपों के
पश्चिम में पाए जाते हैं और ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर उष्ण जो गर्म मरुस्थल उनकी बात कर रहे हैं, हॉट डेजर्ट की। ये हॉट डेजर्ट कर्क और मकर रेखा पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो थर्मल वेदरिंग है, तापीय अपक्षय, वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो पहला कारण होता है थर्मल वेदरिंग यानी कि तापीय अपक्षय, और दूसरा कारण है कि ये महाद्वीपों के पश्चिम में है और कर्क और मकर रेखा में जो हवाएं चलती है वो व्यापारिक हवाएं हैं। तो व्यापारिक हमेशा जो चलेगी, अगर व्यापारिक हवाएं तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो व्यापारिक हमेशा पूरब से आएगी और पश्चिम दिशा में जाएगी। तो जब पूरब से पश्चिम में जाएगी तो यहां पर सबसे पहले वर्षा करेगी, यहां पहुंचेगी तो बहुत कम वर्षा होगी। तो इस कारण ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो पश्चिम का क्षेत्र है ये हमेशा सूखा रहेगा, यहां पर आर्द्रता ज्यादा होगी। तो इधर वर्षा होगी, इधर वर्षा नहीं होगी, तो एक कारण ये भी माना जाता है। और दूसरा, जितने भी महाद्वीपों के पश्चिमी तट हैं उन सारे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं आपको देखने को मिल जाती है। जहां पर सागरी सतह का पानी ठंडा हो जाता है वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है और हवा हाई प्रेशर में नीचे की ओर उठती है और वर्षा होने के लिए हवा का ऊपर जाना बहुत जरूरी है। ये 2-3 कारण है। तो पहला तो ट्रेड विंड कारण हो गया, वायु गति के नीचे उतरना, तो हवा हमेशा नीचे उतरती है क्योंकि यहां पर क्या होता है, ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी होने के कारण यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर में हवा नीचे उतरती है। ठंडी जलधाराएं, ये भी कारण हो सकता है। उच्च तापमान और शांत वातावरण, हाई टेम्परेचर एंड काम कंडीशन, तो विशाल मरुस्थलों के कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है। तो ये तो सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। लल्ला क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि व्यापारिक हवाओं के कारण तो हो ही रहा है, क्योंकि व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा में चलती, इधर वर्षा करेंगे, ये तो आंसर रख सकते हैं। वायु का नीचे उतरना, तो स्वाभाविक है महाद्वीपों के पश्चिम में पानी हमेशा ठंडा होता है, ठंडे पानी में हवाएं नीचे उतरेंगी, ये भी रखना पड़ेगा। और कोल्ड ओशनिक करंट है, महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती, ये भी एक कारण है। उच्च ताप आयतन और शांत वातावरण, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो आप डी आंसर कर लेना इसका। तो इसका डी आंसर मान लेना क्योंकि ये तीनों तो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी पवनें हल्की व न्यून दाब वाली होती हैं। तो कौन सी हवा हल्की होती है और लो प्रेशर यानी कि न्यून दाब वाली होती है। उच्च एवं संतृप्त, उष्ण एवं शुष्क, ठंडी एवं शुष्क, ध्रुवी, और देखो ध्रुवी तो नहीं आएगा, तो ठंडी एवं शुष्क, कौन सी पवन हल्की एवं लो प्रेशर वाली होती है, निम्न दाब। तो ये भी आंसर आ सकता है, उष्ण एवं शुष्क। ठीक है, वार्म एंड ड्राई विंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या लगा सकते हैं, वार्म एंड ड्राई विंड, इसका सही आंसर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हवा क्या होती है, देखो आर्द्रता ग्रहण कौन करेगी, जो हवा शुष्क होती है, इसलिए उष्ण जो गर्म हवा है वो हमेशा कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी, तो उसका वेट प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है, पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों की व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, बस 2-4 क्वेश्चन और है, विक्षेप बल यानी कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, वायु दाब के अंतर के कारण पृथ्वी के देखो यहां से कंफ्यूजन होता है परिभ्रमण, लेकिन यहां पर रोटेशन लिखा, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। तो कोरियोलिस बल हम पढ़ चुके हैं कि ये घूर्णन के कारण पैदा होता है, जिसकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। वायु दाब एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है, कि प्रेशर बेल्ट एकदम कम हो गया, जैसे ही किसी क्षेत्र में कोल्ड विंड आ जाती है या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने से हाई प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एक लो प्रेशर का सेंटर हो रहा है। तो लो प्रेशर जब भी बनेगा, याद रखना वहां पर चक्रवात की स्थिति पैदा होगी, यानी कि एक तूफानी मौसम टाइप का कन्वर्ट हो सकता है, एक स्ट्रॉर्म कंडीशन बन सकती है जब भी सेंटर ऑफ लो प्रेशर बनेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ठीक है,
तो जब वायु कैसी होगी, ठंडी एवं नम, तो बी आंसर आ जाएगा। जब वायु ठंडी होगी और नम होगी तो उसका प्रेशर बेल्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं, वायु दाब ठंडी, नहीं नम नहीं लगाना इसमें, वायु दाब ठंडी एवं शुष्क आंसर लगाना। तो इसका बी नहीं करना, ए करना है आप लोगों को। ये गलत लगा लिया हमने, शुष्क होगी ड्राई। ठीक है, तो जब ड्राई विंड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो विंड ड्राई नहीं होगी तब तक वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं करेगी। तो हवा ठंडी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर शुष्कता होनी चाहिए। देखो तीन तरीके की, एक होती है गर्म वायु, और एक होती है शुष्क वायु, और एक होती है ठंडी वायु, और एक होती है आर्द्र वायु। तो शुष्कता और आर्द्रता डिपेंड करती है उसके अंदर नमी है या नहीं है। जरूरी नहीं कि वो आर्द्र है तो गर्म आर्द्र वायु भी होती है। कोई हवा गर्म है और वो अपने अंदर अगर आर्द्रता लिए हुए तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो ठंडी हवा हो गई। ठंडी और गर्म होना वो अलग चीज होती है, उसके अंदर नमी की मात्रा होना क्या है, एक अलग चीज है। तो चार प्रकार से हवाओं को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे। तो ये ज्यादातर जो क्वेश्चन देखेंगे ये वायु दाब की पेटियों से संबंधित थे, कुछ पवनों के भी क्वेश्चन थे। अगली जो क्लास हम करेंगे उसमें जितनी भी पवने हैं और जितने भी लोकल विंड्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लोकल विंड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन सामान्य से ज्यादा लोकल विंड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम लोकल विंड्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।